नमस्कार दोस्तों। आज हम एक ऐसी किताब पर चर्चा करने जा रहे हैं जिसे 20वीं सदी की सबसे महत्वपूर्ण किताबों में से गिना जाता है। एक ऐसी किताब जो धर्म, राजनीति, क्रांतियों, राष्ट्रवाद, कट्टरता और भीड़ के मनोविज्ञान को समझने की कोशिश करती है। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि यह किताब किसी विश्वविद्यालय के प्रोफेसर ने नहीं लिखी थी, बल्कि एक ऐसे व्यक्ति ने लिखी थी जो अपने जीवन का बड़ा हिस्सा बंदरगाहों पर मजदूरी करते हुए बिताता रहा। और उस किताब का नाम है द ट्रू बिलीवर और इसके लेखक हैं एरिक हॉफर। लेकिन इस किताब तक पहुंचने से पहले मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूं। क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर लोग किसी विचार के लिए अपनी जान तक देने को क्यों तैयार हो जाते हैं? क्या कारण है कि एक सामान्य व्यक्ति जो अपने परिवार से प्रेम करता है, अपने बच्चों की चिंता करता है, अपने जीवन को महत्व देता है, वही व्यक्ति किसी आंदोलन या विचारधारा के लिए सब कुछ छोड़ सकता है? क्या वजह है कि कभी-कभी भीड़ ऐसे काम कर बैठती है जिन्हें अकेला व्यक्ति शायद कभी न करे? और सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, आखिर कुछ लोग अपने व्यक्तिगत जीवन से इतने असंतुष्ट क्यों हो जाते हैं कि वे अपनी पूरी पहचान किसी बड़े उद्देश्य में घोल देना चाहते हैं? यदि आप इतिहास को देखें तो पाएंगे कि दुनिया को बदलने वाली लगभग हर बड़ी घटना के पीछे कोई न कोई जन आंदोलन रहा है। ईसाई धर्म का प्रसार, इस्लाम का विस्तार, फ्रांसीसी क्रांति, रूसी क्रांति, नाजी आंदोलन, राष्ट्रवादी आंदोलन, स्वतंत्रता आंदोलन और आज के समय में सोशल मीडिया पर चलने वाले वैचारिक अभियान, इन सब की विचारधाराएं अलग थीं, इनके लक्ष्य अलग थे, इनकी भाषा अलग थी। लेकिन एरिक हॉफर कहते हैं कि इनके पीछे काम करने वाला मनोविज्ञान अक्सर आश्चर्यजनक रूप से एक जैसा था। यही इस किताब का केंद्रीय विचार है। जब हम इतिहास पढ़ते हैं तो अक्सर हमारा ध्यान नेताओं पर जाता है। हम नेपोलियन को देखते हैं, हिटलर को देखते हैं, लेनिन को देखते हैं, गांधी जी को देखते हैं। लेकिन हॉफर का ध्यान नेताओं से अधिक उन लाखों लोगों पर है जो किसी आंदोलन की ताकत बनते हैं। वह पूछते हैं कि आखिर वे लोग कौन होते हैं, उनके मन में क्या चल रहा होता है, वे किस चीज़ की तलाश में होते हैं, और सबसे बड़ी बात, वे अपनी व्यक्तिगत जीवन को छोड़कर किसी सामूहिक पहचान में क्यों खो जाते हैं। यह किताब केवल राजनीति की किताब नहीं है, यह मानव स्वभाव की किताब है। यह किताब हमें बताती है कि मनुष्य केवल रोटी, कपड़ा और मकान से संचालित नहीं होता। मनुष्य को अर्थ चाहिए, पहचान चाहिए, उद्देश्य चाहिए, और जब उसे ये चीज़ें अपने व्यक्तिगत जीवन में नहीं मिलती, तब वह उन्हें किसी बड़े आंदोलन में खोजने लगता है। हॉफर का तर्क कभी-कभी असहज कर देने वाला है। वह कहते हैं कि किसी आंदोलन में शामिल होने वाले लोग हमेशा सबसे गरीब या सबसे पीड़ित लोग नहीं होते। कई बार वे लोग होते हैं जो अपने वर्तमान जीवन से गहराई से असंतुष्ट होते हैं, जो अपने आप से संतुष्ट नहीं होते, जो अपने भविष्य पर भरोसा नहीं कर पाते, जो अपने भीतर किसी कमी का अनुभव करते हैं। और तब उन्हें कोई ऐसा आंदोलन मिल जाता है जो कहता है, तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारा जीवन किसी बड़े उद्देश्य का हिस्सा है, तुम्हारी समस्याएं व्यक्तिगत नहीं है, दुनिया गलत है और हम मिलकर उसे बदलेंगे। यह संदेश अत्यंत शक्तिशाली होता है क्योंकि यह व्यक्ति को उसकी व्यक्तिगत असफलताओं से मुक्त कर देता है। अब उसे अपने जीवन की जिम्मेदारी अकेले नहीं उठानी पड़ती। अब वह एक बड़े समूह का हिस्सा बन जाता है, और यही वह बिंदु है जहाँ से ट्रू बिलीवर जन्म लेता है। दोस्तों, यदि आप ध्यान से देखें तो हॉफर के विचार केवल इतिहास पर लागू नहीं होते, वे आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं। आज सोशल मीडिया के युग में हम लगातार ऐसे समूह देखते हैं जो किसी विचार के समर्थन या विरोध में संगठित हो जाते हैं। आज भी लोग अपनी पहचान को राजनीतिक विचारधाराओं, धार्मिक समूहों, राष्ट्रवादी भावनाओं या सामाजिक आंदोलनों से जोड़ते हैं। आज भी लोग अपने विरोधियों को केवल गलत नहीं बल्कि बुरा और खतरनाक मानने लगते हैं। आज भी लोग ऐसे नेताओं की तलाश करते हैं जो उन्हें स्पष्ट उत्तर दे सके, और आज भी लोग जटिल वास्तविकता की बजाय सरल निश्चितताओं को पसंद करते हैं। यही कारण है कि 1951 में लिखी गई यह किताब आज 2026 में भी उतनी ही जीवंत लगती है, शायद पहले से भी अधिक, क्योंकि आज सूचना पहले से अधिक है, लेकिन ध्रुवीकरण भी पहले से अधिक है।
आज आवाज़ें अधिक हैं, लेकिन संवाद कम है। आज विचार अधिक हैं, लेकिन कट्टरता भी अधिक दिखाई देती है। इसलिए यदि हम समझना चाहते हैं कि भीड़ कैसे सोचती है, आंदोलन कैसे जन्म लेते हैं, कट्टरता कैसे विकसित होती है और मनुष्य अपनी पहचान क्यों खो देता है, तो एरिक हॉफर की यह किताब हमारे लिए एक अद्भुत मार्गदर्शक बन सकती है। लेकिन इस किताब के विचारों को समझने से पहले हमें उस व्यक्ति को समझना होगा जिसने इन्हें लिखा, क्योंकि एरिक हॉफर स्वयं एक असाधारण व्यक्तित्व थे और उनकी जीवन यात्रा उतनी ही रोचक है जितनी उनकी ये किताब। एरिक हॉफर के मामले में यह बात विशेष रूप से सच है, क्योंकि हॉफर का जीवन किसी पारंपरिक बुद्धिजीवी जैसा नहीं था। वे किसी प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय के प्रोफेसर नहीं थे। उन्होंने दर्शन शास्त्र में कोई बड़ी डिग्री नहीं ली थी। वे किसी अकादमिक संस्थान के स्थायी सदस्य नहीं थे, बल्कि वे अपने जीवन का बड़ा हिस्सा मजदूरी करते हुए, गोदामों में काम करते हुए और बंदरगाहों पर सामान ढोते हुए बिताते रहे। फिर भी उन्होंने ऐसी किताब लिखी जिसे दुनिया भर के राजनेताओं, इतिहासकारों, समाजशास्त्रियों और दार्शनिकों ने गंभीरता से लिया। यही बात उन्हें असाधारण बनाती है। एरिक हॉफर का जन्म 1902 में न्यूयॉर्क में हुआ था। उनका बचपन आसान नहीं था। कम उम्र में ही उन्हें दृष्टि संबंधी गंभीर समस्याएं हो गई थी और कुछ समय के लिए लगभग अंधे हो गए थे। बाद में उनकी दृष्टि वापस लौटी। यह अनुभव उनके जीवन पर गहरा प्रभाव छोड़ गया। कहा जाता है कि जब उन्हें दोबारा देखने की क्षमता मिली, तब उन्होंने पढ़ने को एक वरदान की तरह लिया। वे किताबों के प्रति असाधारण रूप से आकर्षित हो गए। उन्होंने व्यवस्थित शिक्षा भले न प्राप्त की हो, लेकिन वे लगातार पढ़ते रहे। इतिहास, दर्शन, राजनीति, धर्म, मनोविज्ञान और साहित्य, जो कुछ हाथ लग जाए वे पढ़ डालते थे। उनका जीवन किसी विश्वविद्यालय की लाइब्रेरी में नहीं, बल्कि वास्तविक दुनिया में बीता। उन्होंने बेरोजगारी देखी, उन्होंने आर्थिक संघर्ष देखा, उन्होंने महामंदी का दौर देखा। उन्होंने ऐसे लोगों के बीच जीवन बिताया जो समाज के निचले और कठिन हिस्सों में काम कर रहे थे। यहीं से उन्हें मनुष्य के व्यवहार को करीब से देखने का अवसर मिला। जब कोई व्यक्ति केवल किताबों से सीखता है, तब उसकी समझ एक प्रकार की होती है, लेकिन जब वह जीवन को भी पढ़ता है, तब उसकी समझ अलग होती है। हॉफर ने जीवन को पढ़ा। उन्होंने देखा कि लोग किस प्रकार उम्मीद करते हैं, किस प्रकार निराश होते हैं, किस प्रकार क्रोधित होते हैं और किस प्रकार किसी बड़े सपने के पीछे चल पड़ते हैं। इसी अनुभव के बाद में द ट्रू बिलीवर जैसी किताब को जन्म दिया। हॉफर का एक बहुत दिलचस्प गुण था। वे किसी एक विचारधारा के समर्थक नहीं थे। वे न तो पूरी तरह वामपंथी थे, न दक्षिणपंथी, न वे किसी धर्म विशेष के प्रचारक थे, न किसी राजनीतिक दल के। उनका उद्देश्य किसी विचारधारा का समर्थन करना नहीं था। वे मनुष्य के व्यवहार को समझना चाहते थे। वे यह जानना चाहते थे कि आखिर ऐसा क्या है जो लोगों को बार बार बड़े आंदोलनों की ओर खींचता है। यदि आप इतिहास को देखें, तो पाएंगे कि अलग अलग समय पर अलग अलग विचारधाराएं लोकप्रिय हुई। कभी धर्म, कभी राष्ट्रवाद, कभी साम्यवाद, कभी फासीवाद, कभी लोकतंत्र, कभी क्रांति। लेकिन हॉफर को इन विचारधाराओं के अंतर से अधिक उनकी समानता में रुचि थी। वे पूछते हैं, जब विचारधाराएं इतनी अलग हैं, तब उनके अनुयायी इतने समान क्यों दिखाई देते हैं? क्यों हर आंदोलन अपने अनुयायियों से पूर्ण समर्पण चाहता है? क्यों हर आंदोलन अपने विरोधियों को खतरनाक बताता है? क्यों हर आंदोलन एक महान भविष्य का वादा करता है? और क्यों हर आंदोलन लोगों को व्यक्तिगत जीवन से उठाकर सामूहिक पहचान में बदलने की कोशिश करता है? इन प्रश्नों ने हाफर को वर्षों तक परेशान किया। फिर उन्होंने इतिहास का अध्ययन किया, उन्होंने धार्मिक आंदोलनों को देखा, उन्होंने राजनीतिक क्रांतियों का अध्ययन किया, उन्होंने नाजीवाद और साम्यवाद का विश्लेषण किया, उन्होंने अमेरिकी समाज को भी देखा और धीरे धीरे उनके मन में एक विचार बनने लगा। उन्होंने महसूस किया कि किसी भी बड़े जन आंदोलन की सफलता केवल उसकी विचारधारा पर निर्भर नहीं होती। उसकी सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि वह लोगों की मनोवैज्ञानिक जरूरतों को कितना पूरा करता है। यहीं से द ट्रू बिलीवर की शुरुआत होती है। 1951 में यह किताब प्रकाशित हुई। उस समय दुनिया अभी अभी सेकेंड वर्ल्ड वॉर की भयावहता से निकली थी। हिटलर का उदय और पतन लोगों की स्मृति में ताज़ा था। साम्यवाद और पूंजीवाद के बीच शीत युद्ध शुरू हो चुका था। दुनिया विचारधाराओं के संघर्ष से भरी हुई थी। ऐसे समय में हॉफर ने एक साहसी बात कही। उन्होंने कहा
कि यदि हम केवल विचारधाराओं को देखते रहेंगे तो हम समस्या की जड़ को नहीं समझ पाएंगे। हमें उन लोगों को समझना होगा जो इन विचारधाराओं को शक्ति देते हैं। हमें यह समझना होगा कि सच्चा आस्तिक या ट्रू बिलीवर कैसे बनता है। यही कारण है कि इस किताब का नाम किसी विशेष आंदोलन पर नहीं रखा गया। यह न साम्यवाद पर किताब है, न राष्ट्रवाद पर, न धर्म पर। यह उन मनोवैज्ञानिक शक्तियों पर किताब है जो इन सभी आंदोलनों के पीछे काम करती है। और यही कारण है कि आज भी यह किताब पढ़ी जाती है, क्योंकि विचारधाराएं बदल जाती हैं लेकिन मनुष्य का स्वभाव अपेक्षाकृत स्थिर रहता है। लोगों के झंडे बदल जाते हैं, नारे बदल जाते हैं, नेता बदल जाते हैं, लेकिन पहचान की तलाश, उद्देश्य की तलाश, किसी बड़े समूह का हिस्सा बनने की इच्छा अक्सर वैसी ही बनी रहती है। एरिक हॉफर ने इसी स्थायी मानवीय प्रवृत्ति को समझने का प्रयास किया और यही प्रयास उनकी किताब को कालजयी बनाता है। अब तक हमने लेखक को समझा, लेकिन अब एक और महत्वपूर्ण प्रश्न हमारे सामने है। आखिर मास मूवमेंट या जन आंदोलन होता क्या है? क्या हर बड़ा समूह एक जन आंदोलन है? क्या हर राजनीतिक दल एक जन आंदोलन है? क्या हर धार्मिक संगठन इसी श्रेणी में आता है? और वे कौन सी समानताएं हैं जिन्हें हॉफर लगभग सभी बड़े आंदोलनों में देखते हैं? आइए समझते हैं ये जन आंदोलन यानी मास मूवमेंट क्या है। जब हम आंदोलन शब्द सुनते हैं तो हमारे मन में कई तस्वीरें उभरती हैं। कहीं लोग सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं, कहीं कोई धार्मिक जागरण चल रहा है, कहीं कोई क्रांति जन्म ले रही है, तो कहीं लाखों लोग किसी राष्ट्रवादी विचार के पीछे एकजुट हो रहे हैं। लेकिन एरिक हॉफर की रुचि इन आंदोलनों की बाहरी तस्वीर में नहीं है। वे यह जानना चाहते हैं कि इन सबके भीतर कौन सी समान शक्ति काम करती है। आखिर ऐसा क्या है जो अलग अलग समय, अलग अलग देशों और अलग अलग विचारधाराओं में बार बार दिखाई देता है। हॉफर कहते हैं कि यदि आप किसी आंदोलन को केवल उसके नारों, झंडों या नेताओं से समझने की कोशिश करेंगे तो आप उसके वास्तविक स्वरूप को नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि किसी भी बड़े आंदोलन की असली ताकत उसके विचारों में नहीं बल्कि उन लोगों में होती हैं जो उन विचारों पर विश्वास करते हैं। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि हॉफर के लिए मास मूवमेंट केवल लोगों की भीड़ नहीं है। मान लीजिए किसी शहर में हजारों लोग किसी संगीत कार्यक्रम में इकट्ठा हो जाएं, वह भीड़ हो सकती है, लेकिन वह जन आंदोलन नहीं है। किसी खेल प्रतियोगिता में लाखों दर्शक किसी टीम का समर्थन करें, यह भी सामूहिक उत्साह हो सकता है, लेकिन यह जरूरी नहीं कि जन आंदोलन हो। जन आंदोलन तब पैदा होता है जब लोगों का एक बड़ा समूह केवल किसी घटना में भाग नहीं लेता बल्कि एक साझा विश्वास को अपना लेता है। उन्हें लगने लगता है कि उनका जीवन किसी बड़े उद्देश्य का हिस्सा है। उन्हें लगता है कि वे इतिहास के किसी महत्वपूर्ण मोड़ पर खड़े हैं। उन्हें लगता है कि वे दुनिया को बदलने वाले मिशन का हिस्सा हैं। यहीं से जन आंदोलन जन्म लेता है। हॉफर के अनुसार लगभग हर सफल जन आंदोलन तीन बातें करता है। पहली बात, वह वर्तमान से असंतोष पैदा करता है। दूसरी बात, वह एक शानदार भविष्य का वादा करता है। और तीसरी बात, वह व्यक्ति को एक नई पहचान देता है। यही तीनों चीजें मिलकर किसी आंदोलन को असाधारण शक्ति देती हैं। अब इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। मान लीजिए कोई व्यक्ति अपने जीवन से संतुष्ट नहीं है। उसे लगता है कि उसका जीवन साधारण है, उसके सपने पूरे नहीं हुए, उसे सम्मान नहीं मिला, उसे दिशा नहीं मिल रही। ऐसे व्यक्ति को यदि कोई आंदोलन यह कहे कि तुम्हारी समस्या तुम्हारी नहीं है, पूरी व्यवस्था गलत है और हम मिलकर इसे बदलेंगे, तो यह संदेश उसे बेहद आकर्षित कर सकता है, क्योंकि अचानक उसके जीवन को एक नया अर्थ मिल जाता है। अब वह अकेला नहीं है, अब वह किसी बड़ी कहानी का हिस्सा है। यही जन आंदोलन की मनोवैज्ञानिक शक्ति है। हॉफर बताते हैं कि इतिहास में जन आंदोलन अलग अलग रूपों में दिखाई दिए हैं। सबसे पहले धार्मिक आंदोलनों को देखिए। जब कोई नया धर्म या धार्मिक सुधार आंदोलन शुरू होता है तो वह केवल पूजा पद्धति नहीं बदलता, वह लोगों को जीवन का नया अर्थ भी देता है। वह कहता है कि दुनिया जैसी दिखती है उससे कहीं अधिक बड़ी है। वह भविष्य का वादा करता है, वह मुक्ति का वादा करता है, वह लोगों को एक समुदाय देता है। और यही कारण है कि धार्मिक आंदोलन हजारों लाखों लोगों को प्रभावित कर सकते हैं। लेकिन हाफिर यहीं नहीं रुकते। वे कहते हैं कि यदि आप राजनीतिक आंदोलनों को ध्यान से देखें तो वे भी कई बार इसी तरह काम करते हैं। एक राजनीतिक आंदोलन कहता है कि वर्तमान व्यवस्था भ्रष्ट है,
अन्याय से भरी हुई है, असमानता से भरी हुई है। लेकिन यदि आप हमारे साथ जुड़ जाएं तो हम एक नई दुनिया बनाएंगे। ध्यान दीजिए, भाषा अलग है लेकिन संरचना वही है। पहले वर्तमान को अस्वीकार करो, फिर भविष्य का सपना दिखाओ और फिर लोगों को उस सपने का सैनिक बना दो। यही कारण है कि हॉफर को धार्मिक और राजनीतिक आंदोलनों के बीच कई समानताएं दिखा देती हैं। अब राष्ट्रवादी आंदोलन को देखिए। राष्ट्रवाद भी व्यक्ति को उसी व्यक्तिगत पहचान से ऊपर उठाकर एक सामूहिक पहचान देता है। व्यक्ति अब केवल मैं नहीं रहता, वह हम बन जाता है। वह स्वयं को किसी महान राष्ट्र की कहानी का हिस्सा मानने लगता है। वह अपने व्यक्तिगत सुख दुख से अधिक सामूहिक गौरव के बारे में सोचने लगता है। इसी कारण राष्ट्रवादी आंदोलन भी अत्यंत शक्तिशाली हो सकते हैं। इसके बाद आते हैं क्रांतिकारी आंदोलन। क्रांति का विचार हमेशा रोमांच पैदा करता है, क्योंकि क्रांति केवल सुधार की बात नहीं करती, वह पूर्ण परिवर्तन की बात करती है। वह कहती है कि पुरानी व्यवस्था को हटाकर एक नई दुनिया बनाई जाएगी। और जब लोगों को यह विश्वास हो जाता है कि वे एक ऐतिहासिक परिवर्तन के नायक हैं, तब उनकी ऊर्जा कई गुना बढ़ जाती है। लेकिन अब एक महत्वपूर्ण सवाल उठता है, यदि धर्म, राजनीति, राष्ट्रवाद और क्रांति इतनी अलग चीजें हैं, तो हॉफरे ने एक ही ढांचे में क्यों रखते हैं? यही किताब की सबसे महत्वपूर्ण अंतर्दृष्टियों में से एक सामने आती है। हॉफर कहते हैं कि अधिकांश लोग किसी आंदोलन से इसलिए नहीं जुड़ते क्योंकि उन्होंने उसके सारे सिद्धांतों का गहराई से अध्ययन किया है। वे उससे इसलिए जुड़ते हैं क्योंकि वह आंदोलन उनके किसी मनोवैज्ञानिक जरूरत को पूरा कर रहा है। यह बात पहली बार सुनने में कठोर लगती है। जरा सोचिए, इतिहास में कई बार ऐसा हुआ है कि एक व्यक्ति जिसने किसी धार्मिक विचारधारा के लिए पूरा जीवन समर्पित कर दिया, बाद में किसी राजनीतिक विचारधारा का कट्टर समर्थक बन गया। कई बार लोग एक आंदोलन छोड़कर दूसरे आंदोलन में चले जाते हैं। यदि विचारधारा ही सबसे महत्वपूर्ण चीज होती तो ऐसा बार बार क्यों होता? हाफर का उत्तर है कि अक्सर व्यक्ति विचारधारा नहीं बदल रहा, बल्कि केवल अपनी आस्था का नया केंद्र खोज रहा होता है। उसे विश्वास करना है, उसे किसी बड़े उद्देश्य का हिस्सा बनना है, उसे अपनी पहचान किसी बड़ी चीज में विलीन करनी है। इसलिए मंच बदल जाता है, लेकिन मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया वही रहती है। हॉफर का एक और महत्वपूर्ण अवलोकन है। वे कहते हैं कि जन आंदोलन सबसे अधिक उन समाजों में सफल होता है जहां लोग परिवर्तन की संभावना महसूस करते हैं। सिर्फ दुखी लोग आंदोलन नहीं बनाते। यदि लोग पूरी तरह टूट जाएं और उन्हें लगे कि कुछ भी नहीं बदल सकता, तो वे निष्क्रिय हो जाते हैं। आंदोलन तब पैदा होता है जब असंतोष और आशा दोनों एक साथ मौजूद हों। लोग वर्तमान से नाराज हों, लेकिन भविष्य के बारे में उत्साहित भी हों। यही संयोजन विस्फोटक होता है। यही वह ऊर्जा है जो इतिहास को आगे धकेलती है। यहीं तक आते आते हॉफर हमें एक अत्यंत महत्वपूर्ण निष्कर्ष तक पहुंचाते हैं। जन आंदोलन विचारों से शुरू होते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन उनकी वास्तविक शक्ति मानव मन की गहराइयों से आती है। लोग केवल किसी सिद्धांत से नहीं जुड़ते, वे अर्थ से जुड़ते हैं, वे पहचान से जुड़ते हैं, वे आशा से जुड़ते हैं, वे उस भावना से जुड़ते हैं जो उनका जीवन किसी बड़े उद्देश्य का हिस्सा बना दे। और अब अगला प्रश्न ये है कि आखिर वे लोग कौन होते हैं जो इस प्रकार के आंदोलनों की ओर सबसे अधिक आकर्षित होते हैं? क्यों कुछ लोग सामान्य जीवन से संतुष्ट रह जाते हैं, जबकि कुछ लोग किसी बड़े सामूहिक उद्देश्य में स्वयं को खो देना चाहते हैं? एरिक हॉफर का उत्तर यही है कि जन आंदोलनों की सबसे उपजाऊ जमीन अक्सर असंतुष्ट, निराश और पहचान की तलाश में भटक रहे लोग होते हैं। और इन्हीं लोगों को समझे बिना द ट्रू बिलीवर को समझना संभव नहीं है। यदि आप इस पूरी किताब को एक वाक्य में समेटना चाहें, तो शायद वह वाक्य यह होगा कि जन आंदोलनों की सबसे बड़ी ताकत विचारधाराएं नहीं, बल्कि वे लोग होते हैं जो अपने वर्तमान जीवन से गहराई से असंतुष्ट होते हैं। यहीं से ट्रू बिलीवर की अवधारणा शुरू होती है। लेकिन ध्यान रखिए, हॉफर यह नहीं कह रहे कि हर असंतुष्ट व्यक्ति किसी आंदोलन का हिस्सा बन जाता है, और वे यह भी नहीं कह रहे कि हर आंदोलन बुरा होता है। वे केवल यह समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर वे लोग कौन होते हैं जो किसी आंदोलन के सबसे समर्पित अनुयायी बनते हैं। उनका दावा है कि ऐसे लोगों में अक्सर एक समान मनोवैज्ञानिक पैटर्न दिखाई देता है। वे अपने जीवन से संतुष्ट नहीं होते,
उन्हें लगता है कि उनका वर्तमान जीवन अधूरा है। वे स्वयं को पर्याप्त सफल, सम्मानित या सार्थक महसूस नहीं करते और सबसे महत्वपूर्ण बात, उन्हें अपने भविष्य पर भरोसा नहीं होता। यहाँ हॉफर एक बहुत रोचक अंतर बताते हैं। वे कहते हैं कि केवल गरीबी किसी व्यक्ति को कट्टर आंदोलन की ओर नहीं ले जाती। इतिहास में लाखों गरीब लोग हुए हैं जिन्होंने कभी किसी आंदोलन में भाग नहीं लिया। इसी तरह केवल पीड़ा भी पर्याप्त कारण नहीं है। कई लोग कठिन जीवन जीते हैं फिर भी वे कट्टर नहीं बनते। तो फिर फर्क कहाँ है? हॉफर के अनुसार असली फर्क व्यक्ति की आत्मधारणा में है। वह अपने बारे में क्या सोचता है? क्या उसे अपने वर्तमान जीवन पर गर्व है? क्या उसे अपने भविष्य पर विश्वास है? क्या उसे लगता है कि वह अपने दम पर अपने जीवन को बेहतर बना सकता है? यदि उत्तर हाँ है, तो वह व्यक्ति आमतौर पर किसी जन आंदोलन का सबसे कट्टर समर्थक नहीं बनता। लेकिन यदि उत्तर नहीं है, तो स्थिति बदल सकती है। कल्पना कीजिए एक ऐसे व्यक्ति की जो हर सुबह उठता है और महसूस करता है कि उसका जीवन वैसा नहीं है जैसा होना चाहिए था। उसके सपने पूरे नहीं हुए, उसकी महत्वाकांक्षाएं अधूरी रह गई, उसे वही सम्मान नहीं मिला जिसकी वह उम्मीद करता था। उसे लगता है कि दुनिया ने उसके साथ न्याय नहीं किया और धीरे धीरे उसके भीतर निराशा जमा होने लगती है। अब यहाँ एक दिलचस्प बात होती है। मनुष्य के लिए अपने बारे में नकारात्मक सत्य स्वीकार करना आसान नहीं होता। बहुत कम लोग खुले मन से यह कह पाते हैं कि शायद मेरी कुछ असफलताओं के लिए मैं स्वयं जिम्मेदार हूँ। अक्सर हम कारण बाहर खोजते हैं। हम व्यवस्था को दोष देते हैं, समाज को दोष देते हैं, राजनीति को दोष देते हैं, दूसरे लोगों को दोष देते हैं और कई बार हमारे पास ऐसा करने के उचित कारण भी होते हैं। लेकिन हॉफर का ध्यान दोष पर नहीं बल्कि मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया पर है। वे कहते हैं कि जब व्यक्ति स्वयं से संतुष्ट नहीं होता, तब वह अपने सेल्फ से भागने लगता है। यह पुस्तक के सबसे महत्वपूर्ण विचारों में से एक है। हॉफर के अनुसार कई लोग वास्तव में दुनिया को बदलने से पहले स्वयं से छुटकारा पाना चाहते हैं। यह सुनने में कठोर लग सकता है, लेकिन वे यही तर्क देते हैं। वे कहते हैं कि कुछ लोग अपने व्यक्तिगत जीवन को इतना महत्वहीन, इतना निराशाजनक या इतना असफल महसूस करते हैं कि वे अपनी पहचान किसी बड़े समूह में विलीन कर देना चाहते हैं, क्योंकि समूह उन्हें वह देता है जो उनका व्यक्तिगत जीवन नहीं दे पा रहा। समूह उन्हें महत्व देता है, समूह उन्हें उद्देश्य देता है, समूह उन्हें गर्व देता है, समूह उन्हें यह महसूस कराता है कि वे अकेले नहीं हैं। यही ट्रू बिलीवर का जन्म होता है। ट्रू बिलीवर केवल किसी विचार में विश्वास नहीं करता, वह उस विचार के माध्यम से स्वयं को नया जन्म देता है। अब उसकी पहचान व्यक्तिगत नहीं रहती। अब वह कहता है, मैं केवल मैं नहीं हूँ, मैं एक आंदोलन हूँ, मैं एक मिशन का हिस्सा हूँ, मैं इतिहास के परिवर्तन का सैनिक हूँ। और जैसे जैसे यह भावना मजबूत होती जाती है, उसकी व्यक्तिगत पहचान कमजोर होती जाती है। हॉफर एक उदाहरण देते हैं। मान लीजिए किसी व्यक्ति को अपने जीवन में कोई विशेष उपलब्धि महसूस नहीं होती, लेकिन अचानक वह किसी ऐसे आंदोलन में शामिल हो जाता है जो कहता है कि वह दुनिया को बदलने जा रहा है। अब वह व्यक्ति स्वयं को असफल नहीं समझता, अब वह स्वयं को एक महान संघर्ष का हिस्सा समझता है। उसकी व्यक्तिगत कमियां पीछे चली जाती हैं, सामूहिक पहचान आगे आ जाती है। यही कारण है कि जन आंदोलन अक्सर अपने अनुयायियों को अत्यधिक आत्मविश्वास दे देते हैं, क्योंकि वे व्यक्ति को उसकी व्यक्तिगत सीमाओं से ऊपर उठा देते हैं। अब वह अकेला व्यक्ति नहीं रहा, अब वह एक विशाल समूह का हिस्सा है और समूह की शक्ति उसकी अपनी शक्ति बन जाती है। यहाँ हॉफर एक और महत्वपूर्ण बात कहते हैं। वे बताते हैं कि जन आंदोलनों में शामिल होने वाले लोगों में कई बार भविष्य के प्रति विरोधाभासी भावनाएं होती हैं। एक तरफ वे अपने वर्तमान जीवन से निराश होते हैं, दूसरी तरफ वे भविष्य के किसी महान स्वप्न से उत्साहित हो जाते हैं। यही मिश्रण उन्हें आंदोलनों की ओर खींचता है। यदि व्यक्ति पूरी तरह संतुष्ट हो तो उसे आंदोलन की जरूरत नहीं होती। यदि व्यक्ति पूरी तरह निराश हो जाए तो उसके भीतर ऊर्जा नहीं बचती। लेकिन यदि वह वर्तमान से असंतुष्ट हो और भविष्य से आशान्वित, तो वह किसी बड़े आंदोलन का आदर्श सदस्य बन सकता है। इसी संदर्भ में हॉफर युवाओं की चर्चा करते हैं। वे कहते हैं कि इतिहास में अनेक बड़े आंदोलनों ने युवाओं को आकर्षित किया है, क्योंकि युवावस्था वह समय है जब व्यक्ति अपनी पहचान खोज रहा होता है। वह तय कर रहा होता है कि वह कौन है, वह किस उद्देश्य के लिए जिएगा, वह किस समूह से जुड़ा हुआ महसूस करेगा।
यदि इस समय उसे कोई शक्तिशाली सामूहिक विचार मिल जाए तो वह उसके साथ गहराई से जुड़ सकता है। लेकिन हाफर केवल युवाओं की बात नहीं करते, वे उन लोगों की भी बात करते हैं जो जीवन के किसी मोड़ पर स्वयं को विफल महसूस करने लगते हैं। कभी आर्थिक असफलता, कभी सामाजिक असफलता, कभी व्यक्तिगत निराशा, कभी पहचान का संकट। ऐसे समय में व्यक्ति विशेष रूप से किसी बड़े उद्देश्य की तलाश कर सकता है। अब ध्यान दीजिए, हॉफर यह नहीं कह रहे कि हर आंदोलन के अनुयायी असफल लोग होते हैं। यह उनकी बात का अत्यधिक सरलीकरण है। वे केवल यह कह रहे हैं कि आंदोलनों की सबसे उपजाऊ जमीन अक्सर वे लोग होते हैं जो अपने वर्तमान जीवन से संतुष्ट नहीं हैं और किसी नई पहचान की तलाश में हैं। यही कारण है कि जन आंदोलन केवल विचार नहीं बेचते, वे पहचान बेचते हैं, वे अर्थ बेचते हैं, वे उद्देश्य बेचते हैं। वे यह भावना बेचते हैं कि आपका जीवन किसी महान कहानी का हिस्सा है। और जब कोई व्यक्ति इस भावना को पूरी तरह स्वीकार कर लेता है तब वह ट्रू बिलीवर बन जाता है। लेकिन यहाँ एक बड़ा प्रश्न पैदा होता है। यदि कोई व्यक्ति अपनी व्यक्तिगत पहचान को किसी आंदोलन में विलीन कर देता है तो क्या वह अपने लिए जीना बंद कर देता है? क्या यही कारण है कि लोग किसी आंदोलन के लिए अपना सब कुछ त्याग सकते हैं? क्या यही कारण है कि वे अपनी जान तक देने को तैयार हो जाते हैं? एरिक हॉफर का उत्तर है हाँ, काफ़ी हद तक। और यही हमें किताब के अगले अत्यंत महत्वपूर्ण विषय की ओर ले जाता है। आखिर लोग अपने लिए नहीं, लेकिन किसी आंदोलन के लिए मरने को क्यों तैयार हो जाते हैं? इस रहस्य को समझे बिना जन आंदोलनों की वास्तविक शक्ति को समझना संभव नहीं है। जरा सोचिए, एक सामान्य व्यक्ति अपने जीवन से प्रेम करता है, उसे भूख लगती है, उसे दर्द होता है, उसे अपने परिवार की चिंता होती है, उसे अपने भविष्य की फिक्र होती है, वह जीना चाहता है। यह मनुष्य की सबसे स्वाभाविक प्रवृत्तियों में से एक है। फिर ऐसा कैसे होता है कि यही व्यक्ति किसी विचार, किसी धर्म, किसी राष्ट्र, किसी क्रांति या किसी आंदोलन के लिए अपनी जान तक देने को तैयार हो जाता है? इतिहास ऐसे उदाहरणों से भरा पड़ा है। लोग जेल गए हैं, यातनाएं झेली हैं, संपत्ति खो दिए, परिवार खो दिए और कभी-कभी अपनी जान भी दे दी। सवाल यह है कि ऐसा क्यों? क्या विचार इतने शक्तिशाली होते हैं? क्या नारे इतने प्रभावशाली होते हैं? या इसके पीछे कुछ और गहरी बात छुपी है? एरिक हॉफर का उत्तर काफ़ी अलग है। वे कहते हैं कि लोग केवल किसी विचार के लिए बलिदान नहीं देते, वे उस नई पहचान के लिए बलिदान देते हैं जो उस विचार ने उन्हें दी होती है। इस बात को समझना महत्वपूर्ण है। हॉफर के अनुसार जब कोई व्यक्ति अपने व्यक्तिगत जीवन से गहराई से असंतुष्ट होता है तब वह अपने सेल्फ से दूरी बनाने शुरू कर देता है। उसे अपना जीवन छोटा, कमजोर या महत्वहीन लग सकता है। लेकिन जब वह किसी बड़े आंदोलन का हिस्सा बनता है तब उसे एक नई पहचान मिलती है। अब वह केवल एक व्यक्ति नहीं, अब वह किसी महान उद्देश्य का प्रतिनिधि है। अब उसका जीवन केवल उसका नहीं रहा, वह यह एक बड़े मिशन का हिस्सा बन गया। और यहीं से आत्म बलिदान संभव होने लगता है, क्योंकि बलिदान हमेशा उस चीज के लिए दिया जाता है जिसे हम स्वयं से अधिक मूल्यवान मानते हैं। यदि किसी व्यक्ति के लिए उसका व्यक्तिगत जीवन सबसे महत्वपूर्ण है तो वह उसे बचाने की कोशिश करेगा। लेकिन यदि उसके लिए कोई विचार, कोई धर्म, कोई राष्ट्र या कोई आंदोलन उसके व्यक्तिगत अस्तित्व से अधिक महत्वपूर्ण हो जाए तो समीकरण बदल सकता है। हॉफर कहते हैं कि जन आंदोलन व्यक्ति को यह विश्वास दिलाते हैं कि उसका व्यक्तिगत जीवन सीमित है, लेकिन उसका सामूहिक उद्देश्य अमर है। व्यक्ति मर सकता है, लेकिन आंदोलन जीवित रहेगा। शरीर नष्ट हो सकता है, लेकिन विचार आगे बढ़ेगा। और यही विश्वास आत्म बलिदान को अर्थ देता है। इतिहास में शहीदों की अवधारणा को देखिए। लगभग हर बड़े आंदोलन में शहीदों का सम्मान किया जाता है। क्यों? क्योंकि शहीद यह संदेश देते हैं कि आंदोलन व्यक्ति से बड़ा है। जब कोई व्यक्ति अपने जीवन का त्याग करता है तब वह समूह के लिए एक प्रतीक बन जाता है। उसका बलिदान दूसरों की आस्था को और मजबूत कर देता है। हॉफर के अनुसार यह प्रक्रिया जन आंदोलनों की शक्ति को कई गुना बढ़ा देती है। लेकिन यहाँ एक और गहरी बात है। हॉफर कहते हैं कि कई बार आत्म बलिदान का आकर्षण केवल आंदोलन के प्रति प्रेम से नहीं आता, बल्कि स्वयं से असंतोष से भी आता है। यह किताब के सबसे विवादास्पद विचारों में से एक है। वे तर्क देते हैं कि जो व्यक्ति अपने जीवन को अत्यंत मूल्यवान और सार्थक महसूस करता है, वह सामान्यतः उसे आसानी से जोखिम में नहीं डालता।
लेकिन जो व्यक्ति अपने वर्तमान जीवन से संतुष्ट नहीं है, उसके लिए किसी महान उद्देश्य में स्वयं को समर्पित करना अपेक्षाकृत आसान हो सकता है। इसका अर्थ यह नहीं कि हर बलिदान देने वाला व्यक्ति दुखी या असफल होता है। हॉफर केवल यह कह रहे हैं कि आत्म बलिदान की मनोवैज्ञानिक जड़ें अक्सर हमारी व्यक्तिगत पहचान और आत्म मूल्य की भावना से जुड़ी होती हैं। अब यहाँ कलेक्टिव आइडेंटिटी यानी सामूहिक पहचान की भूमिका समझना जरूरी है। कल्पना कीजिए कि आप किसी समूह का हिस्सा हैं। शुरुआत में आप स्वयं को एक स्वतंत्र व्यक्ति के रूप में देखते हैं। आपके अपने विचार हैं, अपने सपने हैं, अपनी समस्याएं हैं, लेकिन धीरे धीरे समूह की पहचान आपके ऊपर हावी होने लगती है। अब आप केवल मैं नहीं कहते, आप हम कहना शुरू कर देते हैं। हमारा धर्म, हमारा राष्ट्र, हमारी विचारधारा, हमारा आंदोलन। यह परिवर्तन देखने में छोटा लगता है, लेकिन मनोवैज्ञानिक रूप से बहुत बड़ा होता है, क्योंकि जैसे जैसे मैं छोटा होता है, हम बड़ा होता जाता है। और जब हम पर्याप्त बड़ा हो जाता है, तब व्यक्ति अपने व्यक्तिगत हितों की तुलना में सामूहिक हितों को अधिक महत्व देने लगता है। यही वह अवस्था है जहां जन आंदोलन सबसे शक्तिशाली बनते हैं। अब समूह की जीत उसकी जीत है, समूह का अपमान उसका अपमान है, समूह का गौरव उसका गौरव है, समूह का संघर्ष उसका संघर्ष है। इस स्थिति में आत्म बलिदान असंभव नहीं रह जाता, बल्कि कई बार सम्मान की बात बन जाता है। इसलिए बड़े आंदोलन अक्सर प्रतीकों, नारों, झंडों और सामूहिक अनुष्ठानों का उपयोग करती हैं। ये केवल सजावटी चीजें नहीं होती, इनका उद्देश्य सामूहिक पहचान को मजबूत करना होता है। जब हजारों लोग एक ही नारा लगाते हैं, एक ही गीत गाते हैं, एक ही प्रतीक को सम्मान देते हैं, तब उनके बीच एक मनोवैज्ञानिक एकता विकसित होती है। उन्हें महसूस होने लगता है कि वे अलग अलग व्यक्ति नहीं, बल्कि एक ही शक्ति के हिस्से हैं। हॉफर के अनुसार यह अनुभव अत्यंत नशे जैसा होता है, क्योंकि अचानक व्यक्ति अपनी सीमाओं से ऊपर उठता हुआ महसूस करता है। उसे लगता है कि वह किसी विशाल और महान चीज का हिस्सा है, और यही अनुभव उसे ऐसे कार्य करने के लिए प्रेरित कर सकता है जो वह अकेले कभी नहीं करता। लेकिन जन आंदोलनों की शक्ति केवल प्रेम और समर्पण से नहीं बनती। एक और तत्व है जो लगभग हर बड़े आंदोलन में दिखाई देता है, और वह है दुश्मन। हॉफर का मानना था कि किसी आंदोलन को केवल एक महान लक्ष्य ही नहीं चाहिए होता, उसे अक्सर एक महान शत्रु भी चाहिए होता है, क्योंकि साझा दुश्मन लोगों को उतनी ही मजबूती से जोड़ सकता है जितना साझा सपना, कई बार उससे भी अधिक। आखिर ऐसा क्यों होता है? लोग किसी बाहरी शत्रु के खिलाफ इतनी आसानी से एकजुट क्यों हो जाते हैं? घृणा और एकता के बीच क्या संबंध है? और क्यों लगभग हर बड़ा आंदोलन अपने विरोधियों को केवल गलत नहीं, बल्कि खतरनाक और दुष्ट के रूप में प्रस्तुत करता है? यदि एरिक हॉफर से पूछा जाए कि जन आंदोलनों की सबसे बड़ी ताकत क्या है, तो शायद वे कहेंगे निश्चितता। और यदि पूछा जाए कि उनकी सबसे बड़ी कमजोरी क्या है, तो भी शायद उनका उत्तर वही होगा, निश्चितता। यह सुनने में विरोधाभासी लग सकता है, लेकिन हॉफर का तर्क यही है। वे कहते हैं कि अधिकांश लोग अनिश्चितता के साथ सहज नहीं होते। हम एक ऐसी दुनिया में जीते हैं जो जटिल है। हर समस्या के अनेक कारण होते हैं, हर प्रश्न के कई उत्तर हो सकते हैं, हर व्यक्ति आंशिक रूप से सही और आंशिक रूप से गलत हो सकता है। लेकिन मानव मस्तिष्क को यह जटिलता हमेशा पसंद नहीं आती। जटिलता थका देती है, संदेश असुविधाजनक लगता है, अनिश्चितता बेचैन करती है, और यहीं पर कट्टर विचारधाराएं प्रवेश करती हैं। वे दुनिया को सरल बना देती हैं। वे कहती हैं यह सही है, यह गलत है, यह अच्छाई है, यह बुराई है, यह मित्र है, यह शत्रु है। और सबसे महत्वपूर्ण, वे यह दावा करती हैं कि उनके पास अंतिम सत्य है। हॉफर के अनुसार यही दावा लाखों लोगों को आकर्षित करता है, क्योंकि अंतिम सत्य का विचार मनोवैज्ञानिक सुरक्षा देता है। अब व्यक्ति को हर बात पर सोचने की आवश्यकता नहीं रहती, उसे हर प्रश्न का उत्तर खोजने की आवश्यकता नहीं रहती, उसे केवल विश्वास करना होता है, और विश्वास कई बार सोचने से आसान होता है। यहाँ हॉफर एक बहुत महत्वपूर्ण अवलोकन करते हैं। वे कहते हैं कि कट्टर व्यक्ति हमेशा सबसे अधिक जानने वाला व्यक्ति नहीं होता, कई बार वह सबसे अधिक निश्चित होने वाला व्यक्ति होता है। इन दोनों बातों में बहुत बड़ा अंतर है। ज्ञान और निश्चितता एक ही चीज नहीं है। एक वैज्ञानिक जितना अधिक सीखता है, उतना ही उसे अपनी सीमाओं का एहसास होता है। एक दार्शनिक जितना अधिक सोचता है, उतने ही नए प्रश्न उसके सामने आते हैं।
लेकिन कट्टर व्यक्ति के पास प्रश्न कम और उत्तर अधिक होते हैं। उसे संदेह पसंद नहीं होता, उसे अस्पष्टता पसंद नहीं होती, उसे जटिलता पसंद नहीं होती, क्योंकि जटिलता उसकी मानसिक सुरक्षा को चुनौती देती है। हॉफर का मानना है कि जन आंदोलन अक्सर अपने अनुयायियों को ऐसी निश्चितता प्रदान करते हैं जो उन्हें व्यक्तिगत जीवन में नहीं मिलती। याद कीजिए, हमने पिछले भागों में देखा था कि अनेक लोग अपने जीवन से असंतुष्ट होते हैं। वे पहचान की तलाश में होते हैं, वे उद्देश्य की तलाश में होते हैं, वे दिशा की तलाश में होते हैं। जब कोई आंदोलन उन्हें यह सब दे देता है, तब वे उससे गहराई से जुड़ जाते हैं। लेकिन केवल उद्देश्य ही पर्याप्त नहीं होता, आंदोलन उन्हें एक संपूर्ण विश्व दृष्टि भी देता है। अब उन्हें पता है कि दुनिया कैसी है, उन्हें पता है कि समस्या क्या है, उन्हें पता है कि समाधान क्या है, उन्हें पता है कि कौन सही है और कौन गलत, और यह स्पष्टता उन्हें अत्यंत आकर्षक लगती है। यही कारण है कि कट्टरता का संबंध केवल विचारों से नहीं, बल्कि मनोवैज्ञानिक ज़रूरतों से भी होता है। हॉफर के अनुसार जो व्यक्ति अपने भीतर गहरे संदेहों से भरा होता है, वह कभी-कभी बाहरी निश्चितताओं को और अधिक मजबूती से पकड़ लेता है। यह एक प्रकार का मनोवैज्ञानिक संतुलन होता है। भीतर जितनी अधिक असुरक्षा होती है, बाहर उतनी ही अधिक कठोर आस्था दिखाई दे सकती है। इसलिए कट्टर विश्वास कई बार अत्यंत भावनात्मक होता है। वे केवल भौतिक निष्कर्ष नहीं होते, वे व्यक्ति की पहचान का हिस्सा बन जाते हैं। और जब कोई विचार आपकी पहचान का हिस्सा बन जाए, तब उसकी आलोचना आपको व्यक्तिगत हमला महसूस होने लगती है। यहीं से समस्या शुरू होती है, क्योंकि अब बहस विचारों के बारे में नहीं रही जाती, अब बहस अस्तित्व के बारे में हो जाती है। यदि कोई आपकी मान्यता पर प्रश्न उठाता है, तो आपको ऐसा लग सकता है कि वह आप पर प्रश्न उठा रहा है। यदि कोई आपके आंदोलन की आलोचना करता है, तो आपको ऐसा लग सकता है कि वह आपका अपमान कर रहा है। और जब ऐसा होता है, तो संवाद कठिन हो जाता है। हॉफर कहते हैं कि कट्टरता की एक पहचान यह भी है कि वह विरोधी विचारों को सुनना बंद कर देती है। कट्टर व्यक्ति का उद्देश्य सत्य की खोज नहीं होता, उसका उद्देश्य अपने विश्वास की रक्षा करना होता है। इन दोनों में बहुत अंतर है। सत्य की खोज करने वाला व्यक्ति प्रश्नों का स्वागत करता है, कट्टर व्यक्ति प्रश्नों से असहज हो जाता है। सत्य की खोज करने वाला व्यक्ति अपनी राय बदल सकता है, कट्टर व्यक्ति राय बदलने को कमजोरी समझता है। सत्य की खोज करने वाला व्यक्ति जटिलता को स्वीकार करता है, कट्टर व्यक्ति सरल उत्तरों को प्राथमिकता देता है। इसी कारण हॉफर बार बार चेतावनी देते हैं कि किसी आंदोलन की सबसे बड़ी सफलता कभी-कभी उसकी सबसे बड़ी समस्या भी बन सकती है। जब आंदोलन अपने अनुयायियों को पूर्ण निश्चितता दे देता है, तब वह उन्हें सोचने की बजाय मानने के लिए प्रेरित करने लगता है, और जहां सोच कम होती है, वहां कट्टरता बढ़ सकती है। अब यहाँ एक महत्वपूर्ण प्रश्न उठता है, क्या कट्टरता केवल धर्म में दिखाई देती है? हॉफर का उत्तर स्पष्ट है कि नहीं। वे कहते हैं कि कट्टरता किसी भी विचारधारा में पैदा हो सकती है, धर्म में, राजनीति में, राष्ट्रवाद में, क्रांतिकारी आंदोलनों में, सामाजिक आंदोलनों में, यहाँ तक कि उन समूहों में भी जो स्वयं को पूरी तरह तर्कसंगत मानते हैं, क्योंकि कट्टरता विचारधारा से अधिक मनोवैज्ञानिक अवस्था है। यह वह अवस्था है जहाँ व्यक्ति अपने विश्वास को प्रश्नों से ऊपर रख देता है। और यही कारण है कि इतिहास में अलग अलग विचारधाराओं ने समान प्रकार की कट्टरता उत्पन्न की है। झंडे बदल गए, नारे बदल गए, नेता बदल गए, लेकिन मानसिक संरचना कई बार वैसी ही रही। हॉफर के अनुसार स्वस्थ समाज वह नहीं है जहाँ सभी लोग एक जैसा सोचें। स्वस्थ समाज वह है जहाँ असहमति की जगह हो, जहाँ प्रश्न पूछना अपराध न हो, जहाँ संदेह को कमजोरी न माना जाए, और जहाँ किसी विचार की आलोचना करने का अर्थ किसी व्यक्ति का शत्रु बन जाना न हो। लेकिन यहीं एक और दिलचस्प सवाल उठता है, यदि जन आंदोलन लोगों को इतनी गहरी आस्था, इतनी मजबूत पहचान और इतनी तीव्र निश्चितता प्रदान करते हैं, तो फिर वे नेता कौन होते हैं जो इस ऊर्जा को दिशा देते हैं? आखिर बड़े आंदोलनों के नेता कैसे उभरते हैं? वे लोगों को कैसे प्रभावित करते हैं? अनुयायी उनके पीछे क्यों चलते हैं? और सत्ता मिलने के बाद आंदोलन और नेतृत्व के बीच क्या संबंध बनता है? इन प्रश्नों का उत्तर समझना बेहद जरूरी है, क्योंकि किसी भी आंदोलन की दिशा अंततः उसके नेतृत्व से प्रभावित होती है। अब एक महत्वपूर्ण सवाल आता है, यदि लाखों लोग किसी आंदोलन में शामिल हो जाएं, तो उस ऊर्जा को दिशा कौन देता है? कौन तय करता है कि आंदोलन किस ओर जाएगा? कौन लोगों के सपनों, आशाओं, गुस्से
और विश्वास को एक संगठित शक्ति में बदलता है। यहीं पर नेतृत्व की भूमिका शुरू होती है। एरिक हॉफर नेताओं को केवल राजनीतिक व्यक्ति के रूप में नहीं देखते। उनके लिए नेता वह व्यक्ति है जो लोगों की भावनाओं को भाषा दे सके। ध्यान दीजिए, अधिकांश लोग अपने भीतर बेचैनी महसूस करते हैं, लेकिन वे हमेशा उसे स्पष्ट शब्दों में व्यक्त नहीं कर पाते। वे असंतुष्ट हो सकते हैं, लेकिन उन्हें ठीक ठीक समझ नहीं आता कि वे किससे असंतुष्ट हैं। वे भविष्य से उम्मीद रखते हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं होता कि वह भविष्य कैसा होना चाहिए। एक प्रभावशाली नेता इसी धुंधले अनुभव को स्पष्ट रूप देता है। वह लोगों को एक कहानी देता है, एक उद्देश्य देता है, एक दिशा देता है, और सबसे महत्वपूर्ण, वह उन्हें यह विश्वास दिलाता है कि परिवर्तन संभव है। हॉफर के अनुसार बड़े आंदोलनों के नेता हमेशा महान विचारक हों, यह जरूरी नहीं है। वे हमेशा सबसे बुद्धिमान व्यक्ति भी नहीं होते, लेकिन उनमें एक विशेष क्षमता होती है। वे लोगों की भावनाओं को पहचान लेते हैं। वे समझ जाते हैं कि लोग किस चीज़ से डर रहे हैं, किस चीज़ से नाराज हैं, किस चीज़ की आशा कर रहे हैं, और फिर वे उन भावनाओं को एक शक्तिशाली कथा में बदल देते हैं। इतिहास में अनेक ऐसे नेता हुए हैं जिनकी विचारधाराएं एक दूसरे से बिल्कुल अलग थी, लेकिन उनकी शैली में कुछ समानताएं दिखाई देती हैं। वे लोगों को यह महसूस कराते थे कि वे किसी ऐतिहासिक मिशन का हिस्सा हैं। वे वर्तमान को एक संकट के रूप में प्रस्तुत करते थे। वे भविष्य को महान बताते थे, और वे स्वयं को उस भविष्य तक पहुंचने का माध्यम बनाते थे। यहीं से अनुयायियों और नेताओं का संबंध शुरू होता है। लेकिन हॉफर केवल नेताओं का अध्ययन नहीं करते, वे अनुयायियों पर भी उतना ही ध्यान देते हैं, क्योंकि उनके अनुसार नेता अकेला कुछ नहीं कर सकता। नेता तभी शक्तिशाली बनता है जब लोग उसे शक्ति देते हैं। यह बात सुनने में साधारण लग सकती है, लेकिन इसके परिणाम बहुत गहरे हैं। हम अक्सर इतिहास में नेताओं को दोष देते हैं या उनकी प्रशंसा करते हैं, लेकिन हॉफर हमें याद दिलाते हैं कि हर शक्तिशाली नेता के पीछे लाखों लोग होते हैं जिन्होंने उसे स्वीकार किया होता है। क्यों? यही असली प्रश्न है। हॉफर का उत्तर यह है कि कई बार लोग केवल नेता का अनुसरण नहीं करते, बल्कि वे उस निश्चितता का अनुसरण करते हैं जो नेता उन्हें देता है। याद कीजिए, पिछले भागों में हमने देखा था कि अनिश्चितता मनुष्यों को असहज करती है। जब कोई नेता स्पष्ट भाषा में कहता है, समस्या यह है, समाधान यह है, दुश्मन यह है, भविष्य ऐसा होगा, तो अनेक लोगों को राहत महसूस होती है। अब उन्हें जटिलता से जूझना नहीं पड़ता। अब उनके पास एक स्पष्ट दिशा होती है। यही कारण है कि संकट के समय मजबूत नेतृत्व अक्सर अधिक आकर्षक लगता है। जब समाज अस्थिर हो, जब लोग भयभीत हों, जब आर्थिक या सामाजिक अनिश्चितता बढ़ रही हो, तब वे ऐसे नेताओं की ओर आकर्षित हो सकते हैं जो आत्मविश्वास और निश्चितता प्रदर्शित करते हैं। लेकिन यहाँ एक खतरा भी है। हॉफर कहते हैं कि जब अनुयायी अपनी सोच को पूरी तरह नेता के हवाले कर देते हैं, तब आंदोलन धीरे धीरे आलोचना से मुक्त होने लगता है, और जहाँ आलोचना समाप्त होती है, वहाँ शक्ति का दुरुपयोग शुरू हो सकता है। यही कारण है कि इतिहास में कई जन आंदोलन जो शुरुआत में आदर्शवादी दिखाई देते थे, बाद में कठोर और दमनकारी बन गए, क्योंकि उनके भीतर प्रश्न पूछने की संस्कृति कमजोर हो गई। अब केवल विश्वास बचा था, और विश्वास जितना शक्तिशाली होता है, उतना ही खतरनाक भी हो सकता है यदि उसके साथ आत्म आलोचना न हो। हाफर नेतृत्व के एक और दिलचस्प पहलू की चर्चा करते हैं। वे कहते हैं कि किसी आंदोलन की शुरुआत करने वाले लोग और उसे स्थिर रखने वाले लोग हमेशा एक जैसे नहीं होते। कई बार क्रांति शुरू करने वाला व्यक्ति शासन चलाने के लिए उपयुक्त नहीं होता, और कई बार शासन चलाने वाला व्यक्ति क्रांति शुरू नहीं कर सकता, क्योंकि दोनों भूमिकाओं की मांग अलग होती है। क्रांति के शुरुआती चरण में ऐसे लोगों की आवश्यकता होती है जो लोगों को प्रेरित कर सकें, व्यवस्था को चुनौती दे सकें और जोखिम उठाने के लिए तैयार हों। लेकिन जब आंदोलन सफल हो जाता है और उसे संस्थाओं का निर्माण करना होता है, तब अलग प्रकार के नेतृत्व की आवश्यकता बढ़ती है। अब भावनाओं से अधिक संगठन की जरूरत होती है। अब नारों से अधिक प्रशासन की जरूरत होती है। अब सपनों से अधिक व्यवस्था की जरूरत होती है। यहीं पर अनेक आंदोलनों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। वे संघर्ष करने में सफल होते हैं, लेकिन शासन करने में नहीं। हॉफर का मानना है कि आंदोलन और सत्ता का संबंध हमेशा जटिल होता है। जब कोई आंदोलन सत्ता से बाहर होता है, तब वह भविष्य की बात करता है, वह परिवर्तन की बात करता है, वह आदर्शों की बात करता है।
लेकिन जब वह आंदोलन सत्ता में आ जाता है, तब उसे वास्तविक दुनिया की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। अब उसे निर्णय लेने पड़ते हैं, समझौते करने पड़ते हैं, विरोध का सामना करना पड़ता है, और यहीं उसकी परीक्षा शुरू होती है। कई बार आंदोलन सत्ता में आने के बाद वैसा नहीं रह जाता जैसा वह शुरुआत में था। उसके आदर्श बदल जाते हैं, उसकी प्राथमिकताएं बदल जाती हैं, और कभी-कभी वह स्वयं उसी चीज में बदल जाता है जिसका वह पहले विरोध करता था। यह इतिहास में बार-बार दिखाई देता है। यही कारण है कि हॉफर सत्ता को केवल उपलब्धि नहीं मानते, वे उसे एक चुनौती भी मानते हैं, क्योंकि सत्ता किसी भी आंदोलन के वास्तविक चरित्र को उजागर कर देती है। अब तक हमने समझा कि नेता कैसे उभरते हैं, अनुयायी क्यों उनका अनुसरण करते हैं, और सत्ता किस प्रकार आंदोलनों को बदल देती है। लेकिन अब एक और महत्वपूर्ण प्रश्न सामने आता है, क्या हर जन आंदोलन अंततः सफल होते हैं? यदि नहीं, तो कुछ आंदोलन सफल क्यों होते हैं और कुछ असफल क्यों हो जाते हैं? क्या हर जन आंदोलन हमेशा जीवित रहता है? क्या हर आंदोलन अपने लक्ष्य तक पहुंच जाता है? क्या इतिहास में जो भी आंदोलन शुरू हुए वे सभी सफल हुए? स्पष्ट रूप से ऐसा नहीं है। कुछ आंदोलन दुनिया बदल देते हैं, कुछ थोड़े समय के लिए चमकते हैं और फिर गायब हो जाते हैं, कुछ अपने उद्देश्य प्राप्त कर लेते हैं और कुछ अपने ही विरोधाभासों में टूट जाते हैं। एरिक हॉफर का मानना है कि अधिकांश जन आंदोलनों का एक जीवन चक्र होता है। वे अचानक प्रकट नहीं होते और न ही हमेशा के लिए बने रहते हैं। वे जन्म लेते हैं, बढ़ते हैं, संगठित होते हैं, सत्ता प्राप्त करते हैं या प्रभावशाली बनते हैं, और फिर किसी न किसी रूप में बदल जाते हैं। सबसे पहला चरण है असंतोष का चरण। यही वह जमीन है जहां आंदोलन का बीज बोया जाता है। समाज के एक हिस्से को लगने लगता है कि वर्तमान व्यवस्था उनकी समस्याओं का समाधान नहीं कर रही। उन्हें लगता है कि मौजूदा स्थिति अन्यायपूर्ण है, या फिर वे महसूस करते हैं कि जीवन में अर्थ और दिशा की कमी है। ध्यान दीजिए, केवल गरीबी या कठिनाई पर्याप्त नहीं होती। हॉफर बार बार इस बात पर जोर देते हैं कि आंदोलन तब जन्म लेते हैं जब असंतोष के साथ साथ आशा भी मौजूद हो। यदि लोगों को लगे कि कुछ भी नहीं बदल सकता, तो वे निष्क्रिय हो जाते हैं। लेकिन यदि उन्हें विश्वास हो जाए कि परिवर्तन संभव है, तब वे सक्रिय होने लगते हैं। यहीं से आंदोलन का पहला चरण शुरू होता है। इसके बाद आता है विस्तार का चरण। अब आंदोलन को ऐसे लोग मिल जाते हैं जो उसके संदेश को फैलाते हैं, उसके विचारों को प्रचारित करते हैं, लोगों को जोड़ते हैं, और आंदोलन धीरे धीरे एक छोटे समूह से बढ़कर बड़ी सामाजिक शक्ति बन जाता है। इस चरण में भावनाएं अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। आशा, आक्रोश, उत्साह, गौरव और सामूहिक पहचान, ये सभी आंदोलन को ऊर्जा देते हैं। लोग महसूस करने लगते हैं कि वे किसी बड़े परिवर्तन का हिस्सा हैं। यही वह समय होता है जब आंदोलन सबसे अधिक आकर्षक दिखाई देता है, क्योंकि उसमें भविष्य का वादा होता है, उसमें रोमांच होता है, उसमें आदर्शवाद होता है, और उसमें यह भावना होती है कि इतिहास बदलने वाला है। लेकिन यहीं से एक चुनौती भी शुरू होती है। जैसे जैसे आंदोलन बड़ा होता है, उसे संगठन की आवश्यकता पड़ती है। अब केवल विश्वास पर्याप्त नहीं रहता, अब संरचना चाहिए, नियम चाहिए, नेतृत्व चाहिए, अनुशासन चाहिए। यहीं से तीसरा चरण शुरू होता है, संस्थागत चरण। यह बहुत महत्वपूर्ण चरण है, क्योंकि अब आंदोलन को अपने सपनों को वास्तविक दुनिया में लागू करना पड़ता है। शुरुआत में आंदोलन भविष्य की बातें करता है, लेकिन अब उसे वर्तमान को संभालना पड़ता है। शुरुआत में वह आलोचना करता है, अब उसे समाधान देना पड़ता है। शुरुआत में वह व्यवस्था का विरोध करता है, अब उसे स्वयं व्यवस्था बनानी पड़ती है। और यहीं अनेक आंदोलनों का चरित्र बदलने लगता है। हॉफर कहते हैं कि जब कोई आंदोलन संस्थान बन जाता है, तब उसकी प्राथमिकताएं बदल जाती हैं। अब उसका उद्देश्य केवल परिवर्तन नहीं होता, अब उसका उद्देश्य स्वयं को बनाए रखना भी हो जाता है। यानी जो आंदोलन कभी व्यवस्था को चुनौती दे रहा था, वही धीरे धीरे व्यवस्था का हिस्सा बन जाता है। यही एक दिलचस्प विरोधाभास पैदा होता है। हर सफल आंदोलन किसी न किसी स्तर पर अपने क्रांतिकारी स्वभाव को खो देता है, क्योंकि यदि वह स्थिर होना चाहता है तो उसे नियम बनाने पड़ते हैं, और नियम हमेशा क्रांति की ऊर्जा को सीमित करते हैं। यही कारण है कि कई पुराने क्रांतिकारी आंदोलनों के नए सदस्य और पुराने नेता अक्सर एक दूसरे से असहमत होने लगते हैं। नए लोग अधिक परिवर्तन चाहते हैं, पुराने लोग स्थिरता चाहते हैं।
और यह तनाव लगभग हर बड़े आंदोलन में दिखाई देता है। अब सवाल है कि आंदोलन असफल क्यों होते हैं? हॉफर इसके कई कारण बताते हैं। पहला कारण है विश्वास और वास्तविकता के बीच बढ़ती दूरी। जब आंदोलन बहुत बड़े वादे करता है और उन्हें पूरा नहीं कर पाता, तब लोगों का विश्वास कमजोर होने लगता है। शुरुआत में लोग आदर्शों से प्रेरित होते हैं, लेकिन लंबे समय तक वे परिणाम भी देखना चाहते हैं। यदि परिणाम नहीं मिलते, तो निराशा बढ़ सकती है। दूसरा कारण है आंतरिक संघर्ष। जब आंदोलन छोटा होता है, तब उसके सदस्य एक दूसरे के करीब होते हैं, लेकिन जैसे जैसे वह बड़ा होता है, अलग अलग विचार सामने आने लगते हैं। नेतृत्व को लेकर विवाद होने लगता है, रणनीति को लेकर मतभेद पैदा होते हैं, और कई बार यही मतभेद आंदोलन को अंदर से कमजोर कर देते हैं। तीसरा कारण है सफलता स्वयं। यह बात पहली नज़र में अजीब लग सकती है, लेकिन हॉफर कहते हैं कभी कभी आंदोलन अपनी सफलता के कारण कमजोर हो जाता है, क्योंकि उसका मूल उद्देश्य पूरा हो चुका होता है। जिस समस्या के खिलाफ वह बना था, वह समाप्त हो जाती है। जिस लक्ष्य के लिए लोग एकजुट हुए थे, वह प्राप्त हो जाता है, और तब लोगों को महसूस होने लगता है कि अब पहले जैसी ऊर्जा की आवश्यकता नहीं है। यानी कभी कभी सफलता ही आंदोलन की ऊर्जा को समाप्त कर देती है। लेकिन हाफर का सबसे रोचक अवलोकन यह है कि आंदोलन शायद ही कभी पूरी तरह मरते हैं। वे बदल जाते हैं, उनकी भाषा बदल जाती है, उनके प्रतीक बदल जाते हैं, उनके नेता बदल जाते हैं, लेकिन जिन मनोवैज्ञानिक ज़रूरतों ने उन्हें जन्म दिया था, वे बनी रहती हैं। पहचान की ज़रूरत, उद्देश्य की ज़रूरत, संबंधता की ज़रूरत, अर्थ की ज़रूरत। यही कारण है कि इतिहास में एक आंदोलन समाप्त होता है, पर कुछ समय बाद दूसरा जन्म ले लेता है, क्योंकि मानव स्वभाव नहीं बदलता। परिस्थितियाँ बदलती हैं, मंच बदलते हैं, लेकिन अर्थ की खोज जारी रहती है। और शायद यही कारण है कि एरिक हॉफर की किताब केवल अतीत के बारे में नहीं है, यह वर्तमान के बारे में भी है, और शायद भविष्य के बारे में भी। क्योंकि यदि हम आज की दुनिया को देखें, तो पाएंगे कि जन आंदोलन समाप्त नहीं हुए, उन्होंने केवल अपना रूप बदल दिया है। आज भी लोग समूहों में बंट रहे हैं, आज भी पहचान के लिए संघर्ष कर रहे हैं, आज भी विचारधाराएं लोगों को आकर्षित कर रही हैं। बस फर्क इतना है कि अब यह सब केवल सड़कों पर नहीं होता, अब इसका बड़ा हिस्सा इंटरनेट पर होता है, सोशल मीडिया पर होता है, ऑनलाइन कम्युनिटीज़ में होता है। और यही हमें किताब के अगले और अत्यंत प्रासंगिक भाग की ओर ले जाता है कि यदि एरिक हॉफर आज जीवित होते, तो वे सोशल मीडिया, राजनीतिक ध्रुवीकरण, ऑनलाइन भीड़ और पहचान की राजनीति को कैसे देखते? क्या द ट्रू बिलीवर केवल 20वीं सदी की किताब है, या यह 21वीं सदी को समझने की भी कुंजी है? जब एरिक हॉफर ने 1951 में द ट्रू बिलीवर लिखी थी, तब न इंटरनेट था, न सोशल मीडिया, न स्मार्टफोन, और न ही वह डिजिटल दुनिया जिसे हम आज सामान्य मानते हैं। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि उनकी किताब पढ़ते समय कई बार ऐसा लगता है जैसे वे हमारे ही समय का वर्णन कर रहे हों, क्योंकि तकनीक बदल गई, लेकिन मनुष्य का मन उतना नहीं बदला। पहचान की तलाश आज भी मौजूद है, संबद्धता की इच्छा आज भी मौजूद है, किसी बड़े उद्देश्य का हिस्सा बनने की चाह आज भी मौजूद है। और यही कारण है कि हॉफर के विचार आज पहले से भी अधिक प्रासंगिक लगते हैं। जरा एक पल के लिए सोशल मीडिया के बारे में सोचिए। सिद्धांत रूप में यह संवाद का माध्यम था, लोगों को जोड़ने का माध्यम था, विचारों के आदान प्रदान का माध्यम था, लेकिन धीरे धीरे यह पहचान निर्माण का भी माध्यम बन गया। आज बहुत से लोग केवल सोशल मीडिया का उपयोग नहीं करते, वे उसके माध्यम से स्वयं को परिभाषित भी करते हैं। वे बताते हैं कि वे कौन हैं, किस पक्ष में हैं, किसके विरोध में हैं, किन मूल्यों में विश्वास करते हैं, और किन विचारों को खतरनाक मानते हैं। यदि हॉफर आज होते, तो शायद वे कहते कि डिजिटल दुनिया ने जन आंदोलनों को समाप्त नहीं किया, उसने उन्हें तेज, व्यापक और अधिक तत्कालिक बना दिया है। पहले किसी विचार को लाखों लोगों तक पहुंचाने में वर्षों लग सकते थे, आज कुछ घंटों में लाखों लोग किसी विचार, अभियान या विवाद से जुड़ सकते हैं। यह एक असाधारण परिवर्तन है, लेकिन इसके साथ कुछ नई समस्याएं भी हैं। हॉफर का एक केंद्रीय विचार था कि लोग कई बार अपनी व्यक्तिगत पहचान की कमजोरी की भरपाई सामूहिक पहचान से करते हैं। यदि आप आज की ऑनलाइन दुनिया को देखें, तो यह बात कई जगह दिखाई देती है। लोग किसी राजनीतिक समूह से अपनी पहचान जोड़ लेते हैं, किसी वैचारिक समुदाय से,
किसी सांस्कृतिक दुनिया से, किसी सामाजिक अभियान से, कोई सांस्कृतिक आंदोलन से, और फिर धीरे-धीरे वह समूह उसकी व्यक्तिगत पहचान का हिस्सा बन जाता है। यहीं से ध्रुवीकरण शुरू हो सकता है। ध्रुवीकरण का अर्थ केवल असहमति नहीं है, असहमति तो स्वस्थ समाज का हिस्सा है। ध्रुवीकरण तब होता है जब लोग केवल अलग विचार नहीं, बल्कि एक दूसरे को समझने की क्षमता भी खोने लगते हैं। जब वे विरोधी पक्ष को केवल गलत नहीं, बल्कि नैतिक रूप से बुरा मानने लगते हैं। याद कीजिए, हमने पिछले भागों में हॉफर की उस बात पर चर्चा की थी कि जन आंदोलनों को अक्सर एक दुश्मन की आवश्यकता होती है। आज सोशल मीडिया इस प्रक्रिया को और आसान बना देता है, क्योंकि एल्गोरिदम अक्सर उन चीज़ों को बढ़ावा देती हैं जो भावनात्मक प्रतिक्रिया उत्पन्न करे। क्रोध, आक्रोश, भय, अपमान, नैतिक उत्तेजना, ये सभी भावनाएं बहुत तेजी से फैलती हैं। और जब लोग बार बार ऐसी सामग्री देखते हैं जो उनके गुस्से को बढ़ाती है, तब विरोधी समूह धीरे धीरे वास्तविक मनुष्यों की बजाय प्रतीकों में बदलने लगते हैं। अब वे लोग नहीं रहते, वे दूसरे बन जाते हैं। और यही वह बिंदु है जहाँ हॉफर की चेतावनियां बेहद प्रासंगिक हो जाती हैं। लेकिन आधुनिक दुनिया का एक और पहलू है, ऑनलाइन भीड़। इतिहास में भीड़ को एक जगह इकट्ठा होना पड़ता था। उन्हें किसी मैदान, किसी सभा या किसी जुलूस में जाना पड़ता था। आज डिजिटल भीड़ कुछ ही मिनटों में बन सकती है। कोई वीडियो वायरल होता है, कोई बयान सामने आता है, कोई विवाद पैदा होता है, और अचानक लाखों लोग एक ही दिशा में प्रतिक्रिया देने लगते हैं। इनमें से अधिकांश लोग एक दूसरे को जानते भी नहीं, लेकिन फिर भी वे एक सामूहिक शक्ति की तरह व्यवहार करने लगते हैं। यदि हॉफर इस घटना को देखते तो शायद वे कहते कि तकनीक नहीं है, लेकिन मनोविज्ञान पुराना है। आज भी लोग समूह का हिस्सा बनना चाहते हैं। आज भी लोग किसी नैतिक संघर्ष का हिस्सा बनना चाहते हैं। आज भी लोग यह महसूस करना चाहते हैं कि वे सही पक्ष पे खड़े हैं। और यही भावना ऑनलाइन भीड़ों को शक्ति देती है। अब पहचान की राजनीति की बात करते हैं। यह आधुनिक दुनिया का एक महत्वपूर्ण विषय है। पहचान की राजनीति का मूल विचार यह है कि व्यक्ति की सामाजिक पहचान, जैसे उसका वर्ग, समुदाय, संस्कृति, भाषा, लिंग या अन्य अनुभव, उसके राजनीतिक और सामाजिक दृष्टिकोण को प्रभावित करते हैं। लेकिन हॉफर हमें एक और दृष्टिकोण देते हैं। वे पूछते हैं, जब कोई पहचान व्यक्ति की पूरी पहचान बन जाती है, तब क्या होता है? जब मैं पूरी तरह हम में बदल जाता है, तब क्या होता है? जब व्यक्ति स्वयं को केवल किसी समूह के सदस्य के रूप में देखने लगता है, तब क्या होता है? हॉफर का उत्तर है कि यह स्थिति अवसर भी पैदा कर सकती है और खतरे भी। अवसर इसीलिए कि सामूहिक पहचान लोगों को संगठित कर सकती है, उन्हें अन्याय के खिलाफ खड़ा कर सकती है, उन्हें परिवर्तन के लिए प्रेरित कर सकती है। लेकिन खतरा इसीलिए कि वही पहचान कट्टरता में बदल सकती है। यदि समूह की पहचान इतनी मजबूत हो जाए कि व्यक्ति अपनी स्वतंत्र सोच खो दे, तो समस्या शुरू हो जाती है। यही कारण है कि हॉफर व्यक्तिगत स्वतंत्रता और सामूहिक आस्था के बीच संतुलन को महत्वपूर्ण मानते हैं। अब वैचारिक युद्धों की बात करें, आज इंटरनेट पर अनेक लोग लगातार विचारधारात्मक संघर्षों में लगे रहते हैं। ऐसा लगता है जैसे हर मुद्दा दो विरोधी शिविरों में बंट गया है। आप इधर हैं या उधर, आप हमारे साथ हैं या हमारे खिलाफ। यह भाषा हॉफर के लिए परिचित होती, क्योंकि उन्होंने दिखाया था कि जन आंदोलन दुनिया को अक्सर द्वंद्वात्मक रूप में देखते हैं, सही और गलत, मित्र और शत्रु, प्रकाश और अंधकार। लेकिन वास्तविक दुनिया इतनी सरल नहीं होती। यही कारण है कि हॉफर हमें सावधान रहने के लिए कहते हैं। वे हमें किसी विशेष विचारधारा से नहीं बचा रहे, वे हमें उस मानसिक अवस्था से सावधान कर रहे हैं जिसमें हम प्रश्न पूछना बंद कर देते हैं, जिसमें हम अपने समूह को पूर्ण सत्य का स्वामी मान लेते हैं, जिसमें हम विरोधियों को समझने के बजाय केवल नफरत करने लगते हैं। और शायद यही कारण है कि यह किताब आज भी उतनी ही प्रासंगिक है, क्योंकि यह हमें दूसरों के बारे में कम और अपने बारे में अधिक सोचने पर मजबूर करती है। जब हम किसी कट्टर आंदोलन को देखते हैं तो हम अक्सर पूछते हैं, वे लोग ऐसे क्यों हैं? लेकिन हॉफर हमें एक अलग प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित करते हैं, क्या हमारे भीतर भी वही प्रवृत्तियां मौजूद हैं? क्या मैं भी कभी किसी समूह की पहचान में इतना खो सकता हूँ कि अपनी स्वतंत्र सोच भूल जाऊँ? क्या मैं भी केवल उन बातों पर विश्वास करता हूँ जो मेरी मान्यताओं की पुष्टि करती हैं? यही प्रश्न इस किताब को असाधारण बनाते हैं। लेकिन किसी भी महान किताब की तरह द ट्रू बिलीवर भी आलोचनाओं से मुक्त नहीं है। कई विद्वानों ने
हॉफर के विचारों की प्रशंसा की, लेकिन कई लोगों ने उनसे असहमति भी जताई। कुछ लोगों का मानना है कि उन्होंने जन आंदोलनों को अत्यधिक मनोवैज्ञानिक दृष्टि से देखा। कुछ का मानना है कि उन्होंने सामाजिक और आर्थिक कारकों को कम महत्व दिया। कोई भी किताब अंतिम सत्य नहीं होती। हर विचारक कुछ महत्वपूर्ण बातें देखता है, लेकिन कुछ बातें उससे छूट भी सकती हैं। और यही कारण है कि महान किताबों पर चर्चा कभी समाप्त नहीं होती। द ट्रू बिलीवर भी इसका अपवाद नहीं है। इस किताब की बहुत प्रशंसा हुई, लेकिन इसके साथ साथ कई विद्वानों ने इसके कुछ निष्कर्षों पर प्रश्न भी उठाए। पहली आलोचना यह है कि हॉफर ने जन आंदोलनों को बहुत अधिक मनोवैज्ञानिक दृष्टि से समझाने की कोशिश की। याद कीजिए, पूरी किताब में वे बार बार व्यक्ति की निराशा, पहचान की खोज, आत्म असंतोष और सामूहिक पहचान की इच्छा पर जोर देते हैं। आलोचकों का कहना है कि यह दृष्टिकोण महत्वपूर्ण तो है, लेकिन पर्याप्त नहीं। कई बार लोग किसी आंदोलन में केवल मनोवैज्ञानिक कारणों से नहीं, बल्कि वास्तविक सामाजिक और आर्थिक समस्याओं के कारण भी शामिल होते हैं। मान लीजिए किसी समाज में गंभीर अन्याय हो, व्यापक गरीबी हो, राजनीतिक दमन हो, कानूनी असमानता हो। ऐसी स्थिति में लोग आंदोलन में इसलिए भी शामिल हो सकते हैं क्योंकि उनके पास वास्तविक शिकायतें हैं। उनका उद्देश्य केवल नई पहचान पाना नहीं होता, वे वास्तव में अपनी परिस्थितियों को बदलना चाहते हैं। कुछ विद्वानों का मानना है कि हॉफर ने इस पहलू को अपेक्षाकृत कम महत्व दिया। दूसरी आलोचना यह है कि हॉफर कभी-कभी बहुत अलग-अलग प्रकार के आंदोलनों को एक ही ढांचे में रख देते हैं। उनके लिए धार्मिक आंदोलन, राष्ट्रवादी आंदोलन, क्रांतिकारी आंदोलन और राजनीतिक आंदोलन कई मनोवैज्ञानिक समानताएं रखते हैं। यह बात आंशिक रूप से सही हो सकती है, लेकिन आलोचकों का कहना है कि इससे उनके बीच के महत्वपूर्ण अंतर धुंधले हो जाते हैं। उदाहरण के लिए, सभी धार्मिक आंदोलन एक जैसे नहीं होते, सभी राजनीतिक आंदोलन भी एक जैसे नहीं होते। कुछ आंदोलन लोकतांत्रिक मूल्यों को मजबूत करते हैं, जबकि कुछ अधिनायकवाद की ओर ले जाते हैं। कुछ आंदोलन स्वतंत्रता का विस्तार करते हैं, जबकि कुछ उसे सीमित करते हैं। इसलिए केवल उनकी मनोवैज्ञानिक समानताओं पर ध्यान देना कभी-कभी उनकी नैतिक और ऐतिहासिक भिन्नता को कम करके दिखा सकता है। तीसरी आलोचना हॉफर के असंतुष्ट व्यक्ति वाले सिद्धांत को लेकर की जाती है। हॉफर का तर्क है कि जन आंदोलनों के सबसे समर्पित अनुयायी अक्सर वे लोग होते हैं जो अपने जीवन से गहराई से संतुष्ट नहीं होते। यह विचार प्रभावशाली है, लेकिन कुछ समाजशास्त्रियों का कहना है कि यह हमेशा सही नहीं होता। इतिहास में अनेक ऐसे लोग भी हुए हैं जो व्यक्तिगत रूप से सफल, शिक्षित और आत्मविश्वासी थे, फिर भी वे किसी आंदोलन में सक्रिय रूप से शामिल हुए। कई स्वतंत्रता सेनानी, सामाजिक सुधारक और मानवाधिकार कार्यकर्ता व्यक्तिगत जीवन में निराश या असफल नहीं थे। वे इसलिए सक्रिय थे क्योंकि उन्हें वास्तव में अन्याय दिखाई देता था। इसलिए आलोचक कहते हैं कि हॉफर का सिद्धांत कुछ मामलों में सही हो सकता है, लेकिन उसे सार्वभौमिक नियम की तरह नहीं देखना चाहिए। चौथी आलोचना यह थी कि किताब कभी-कभी बहुत सामान्यीकरण कर देती है। हॉफर मानव व्यवहार में पैटर्न खोजने की कोशिश करते हैं। यह उनकी ताकत भी है और उनकी सीमा भी, क्योंकि जब आप बड़े पैटर्न खोजते हैं, तब कभी-कभी व्यक्तिगत और ऐतिहासिक जटिलताएं पीछे छूट जाती हैं। हर आंदोलन की अपनी परिस्थितियां होती हैं, अपना इतिहास होता है, अपनी संस्कृति होती है, और केवल मनोविज्ञान के आधार पर सब कुछ समझाना कठिन हो सकता है। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात समझनी चाहिए, इन आलोचनाओं के बावजूद हॉफर की किताब आज भी क्यों पढ़ी जाती है? क्यों आज भी विश्वविद्यालयों में इसकी चर्चा होती है? क्यों आज भी राजनीतिक विश्लेषक, पत्रकार, दार्शनिक और इतिहासकार इसे उद्धृत मानते हैं? इसका कारण यह है कि आलोचक भी स्वीकार करते हैं कि हॉफर ने एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न उठाया था। उन्होंने हमें याद दिलाया कि विचारधाराएं केवल सिद्धांत नहीं होती, वे मानवीय भावनाओं से जुड़ी होती हैं, पहचान से जुड़ी होती हैं, अर्थ की खोज से जुड़ी होती हैं। और यदि हम इन मनोवैज्ञानिक शक्तियों को नहीं समझेंगे, तो हम इतिहास के अनेक महत्वपूर्ण घटनाक्रमों को भी पूरी तरह नहीं समझ पाएंगे। शायद हॉफर हर जगह सही नहीं थे, शायद उन्होंने कुछ बातों को अधिक महत्व दिया और कुछ को कम, लेकिन उन्होंने एक ऐसी खिड़की खोल दी जिसके माध्यम से हम जन आंदोलनों को एक नए दृष्टिकोण से देख सकते हैं। और यही किसी महान किताब की पहचान होती है। वह आपको केवल उत्तर नहीं देती, वह आपको नए प्रश्न देती है, वह आपको दुनिया को देखने का नया तरीका देती है। और द ट्रू बिलीवर यही किया। अब हम
इस पूरी यात्रा के अंतिम चरण में पहुंच रहे हैं। हमने किताब के विचारों को समझा, उनकी शक्ति को समझा, उनकी सीमाओं को समझा। अब समय है इस पूरी चर्चा को समेटने का, लेकिन समापन से पहले हमें एक बार फिर स्वयं की ओर देखना होगा, क्योंकि एरिक हॉफर की सबसे बड़ी रुचि दूसरों का विश्लेषण करने में नहीं थी। वे चाहते थे कि हम अपने भीतर भी झांकें, और शायद यही इस किताब का सबसे कठिन लेकिन सबसे मूल्यवान लेसन है। हमने एरिक हॉफर की किताब द ट्रू बिलीवर को विस्तार से समझने की कोशिश की। हमने देखा कि जन आंदोलन कैसे पैदा होते हैं, लोग उनसे क्यों जुड़ते हैं, कट्टरता कैसे विकसित होती है, नेता और अनुयायी किस प्रकार एक दूसरे को शक्ति देते हैं, घृणा और सामूहिक पहचान किस तरह काम करती है, और आधुनिक डिजिटल दुनिया में ये विचार किस प्रकार नए रूपों में दिखाई देते हैं। लेकिन अब सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है कि इस पूरी किताब का अंतिम संदेश क्या है? क्या हॉफर हमें जन आंदोलनों से डरने के लिए कह रहे हैं? क्या वे यह कह रहे हैं कि सभी सामूहिक आंदोलन बुरे होते हैं? क्या वे यह कह रहे हैं कि किसी बड़े उद्देश्य के लिए काम करना गलत है? नहीं। यदि हम किताब को ध्यान से पढ़ें तो पाएंगे कि हॉफर का उद्देश्य किसी विशेष विचारधारा या आंदोलन की निंदा करना नहीं है। वे मानव मन को समझाना चाहते हैं। वे हमें यह दिखाना चाहते हैं कि मनुष्य केवल तर्क से संचालित प्राणी नहीं है। वह अर्थ खोजता है, पहचान खोजता है, संबंध खोजता है, उद्देश्य खोजता है, और जब ये चीज़ें उसे अपने व्यक्तिगत जीवन में नहीं मिलती, तब वह उन्हें किसी बड़े समूह, किसी बड़ी विचार और किसी बड़े आंदोलन में खोजने लगता है। यही द ट्रू बिलीवर का मूल संदेश है। हॉफर हमें यह नहीं बता रहे कि कौन सी विचारधारा सही है, वे हमें यह बता रहे हैं कि किसी भी विचारधारा के प्रति हमारा संबंध कैसा हो सकता है। याद कीजिए, पूरी किताब में एक बात बार बार सामने आई, कट्टरता का संबंध केवल धर्म से नहीं, केवल राजनीति से नहीं, केवल राष्ट्रवाद से नहीं। कट्टरता किसी भी जगह पैदा हो सकती है जहाँ व्यक्ति प्रश्न पूछना छोड़ दे, जहाँ संदेह को कमजोरी समझा जाने लगे, जहाँ समूह की पहचान व्यक्ति की स्वतंत्र सोच से बड़ी हो जाए, जहाँ विरोधियों को समझने की बजाय उनसे नफरत की जाने लगे, और जहाँ किसी विचार को सत्य से ऊपर रख दिया जाए। यही वह अवस्था है जिससे हॉपर हमें सावधान करते हैं। लेकिन शायद किताब का सबसे गहरा संदेश इसके भी आगे है। हॉफर हमें दूसरों की ओर देखने की बजाय स्वयं की ओर देखने के लिए कहते हैं। जब हम किसी कट्टर समूह को देखते हैं तो अक्सर हमें लगता है कि समस्या केवल उनमें है। हम सोचते हैं वे लोग अंधभक्त हैं, वे लोग कट्टर हैं, वे लोग सोचते नहीं हैं। लेकिन हॉफर हमें एक असहज प्रश्न पूछने पर मजबूर करते हैं, क्या हमारे भीतर भी वही प्रवृत्तियां मौजूद हैं? क्या हम भी कभी ऐसी निश्चितता की तलाश करते हैं जो हमें सोचने से मुक्त कर दे? क्या हम भी केवल उन्हीं बातों को सुनना पसंद करते हैं जो हमारी मान्यताओं की पुष्टि करें? क्या हम भी कभी अपने समूह को नैतिक रूप से श्रेष्ठ और दूसरे समूह को नैतिक रूप से निम्न समझने लगते हैं? क्या हम भी कभी मैं की जगह पूरी तरह हम बन जाते हैं? यही प्रश्न इस किताब को शक्तिशाली बनाते हैं, क्योंकि यह केवल दूसरों का विश्लेषण नहीं करती, यह हमारा विश्लेषण भी करती है। और शायद इसी कारण इसे पढ़ना कभी कभी असुविधाजनक महसूस होता है। अब एक और महत्वपूर्ण बात, हॉफर यह भी संकेत देते हैं कि स्वस्थ समाज वह नहीं जहाँ कोई आंदोलन न हो। परिवर्तन के लिए आंदोलन आवश्यक हो सकते हैं, स्वतंत्रता के लिए संघर्ष आवश्यक हो सकता है, अन्याय के विरुद्ध खड़ा होना आवश्यक हो सकता है। समस्या आंदोलन में नहीं है, समस्या तब शुरू होती है जब आंदोलन सोचने की क्षमता को निकल जाता है, जब उद्देश्य इतना बड़ा हो जाता है कि मनुष्य छोटा हो जाता है, जब विचार इतना पवित्र हो जाता है कि प्रश्न पूछना अपराध बन जाता है, जब आस्था इतनी मजबूत हो जाती है कि वास्तविकता दिखाई देना बंद हो जाती है। यही वह संतुलन है जिसे हॉफर महत्वपूर्ण मानते हैं। एक तरफ उद्देश्य हो लेकिन दूसरी तरफ आत्म आलोचना भी हो, एक तरफ प्रतिबद्धता हो लेकिन दूसरी तरफ खुलेपन की भावना भी हो, एक तरफ समूह हो लेकिन दूसरी तरफ व्यक्ति की स्वतंत्रता भी हो। यदि यह संतुलन बना रहता है तो सामूहिक ऊर्जा समाज को बेहतर बना सकती है, लेकिन यदि यह संतुलन टूट जाता है तो वही ऊर्जा विनाशकारी भी बन सकती है। और अब जब हम 21वीं सदी की दुनिया में खड़े हैं, तब यह किताब शायद पहले से भी अधिक प्रासंगिक हो गई है। आज हमारे पास पहले से अधिक जानकारी है, लेकिन हमारे पास पहले से अधिक ध्रुवीकरण भी है। आज हमारे पास पहले से अधिक संवाद के साधन हैं, लेकिन कई बार हम पहले से कम सुनते हैं। आज हम दुनिया भर के लोगों से जुड़ सकते हैं, लेकिन हम कई बार केवल उन्हीं लोगों के बीच रहना पसंद करते हैं
जो पहले से हमारी तरह सोचते हैं। और यही वह स्थिति है जहाँ हॉफर की चेतावनी फिर से महत्वपूर्ण हो जाती है। वे हमें याद दिलाते हैं कि सबसे खतरनाक भ्रम यह नहीं है कि हम गलत हैं, सबसे खतरनाक भ्रम यह है कि हमें लगता है कि हम कभी गलत हो ही नहीं सकते। शायद बुद्धिमत्ता का अर्थ हर उत्तर जानना नहीं है, शायद बुद्धिमत्ता का अर्थ यह स्वीकार करना है कि हम भी भूल कर सकते हैं, कि हमारे विरोधियों के पास भी कभी कभी सही बातें हो सकती हैं, कि दुनिया हमारी कल्पना से अधिक जटिल है, और कि सत्य किसी एक समूह, एक विचारधारा या एक आंदोलन की निजी संपत्ति नहीं है। तो इस पूरी चर्चा को समाप्त करने से पहले मैं आपको कुछ प्रश्नों के साथ छोड़ना चाहता हूँ। क्या हम वास्तव में स्वतंत्र रूप से सोचते हैं, या हम केवल अपने समूह की भाषा दोहराते हैं? क्या हमारी मान्यताएं हमारे अपने अनुभवों से बनी हैं, या हमने उन्हें बिना जांचे स्वीकार कर लिया है? क्या हम सत्य की खोज कर रहे हैं, या केवल अपनी मान्यताओं की पुष्टि खोज रहे हैं? और सबसे महत्वपूर्ण, यदि कल कोई नया आंदोलन हमारे सामने आए, तो क्या हम उसके विचारों को समझने की कोशिश करेंगे, या हम उसमें अपनी पहचान खो देंगे? शायद यही प्रश्न द ट्रू बिलीवर की वास्तविक विरासत है, और शायद यही कारण है कि यह किताब आज भी पढ़ी जाती है, पढ़ाई जाती है और चर्चा का विषय बनी हुई है, क्योंकि यह हमें दुनिया के बारे में कम और स्वयं के बारे में अधिक सिखाती है। इसी विचार के साथ आज की यह चर्चा यहीं समाप्त होती है। यदि यह चर्चा आपको विचार करने पर मजबूर कर पाई हो, यदि इसने आपके अपने विश्वासों, अपनी पहचान और अपने सोचने के तरीके पर दोबारा विचार करने के लिए प्रेरित किया हो, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यहाँ हम ऐसी ही महत्वपूर्ण किताबें, दार्शनिक विचारों, सामाजिक प्रश्नों और मानव मन की गहरी परतों को सरल हिंदी में समझने की कोशिश करते हैं। वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें और कमेंट में ज़रूर बताइए कि इस किताब का कौन सा विचार आपको सबसे अधिक प्रभावशाली लगा। धन्यवाद। फिर मिलेंगे नई किताब के साथ, नए विचार के साथ और एक नई बौद्धिक यात्रा के साथ। तब तक धन्यवाद। खुश रहें।